हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जी इस पेपर वन की सीरीज चल रही है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तो मुझे जल्दी से इसे ख़त्म करना है। तो इसमें नेशनल मूवमेंट में मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक करा रही हूँ आज। इसमें फिर कुछ बचा हुआ होगा तो मैं वो भी करा दूंगी, वैसे मैंने लगभग सारा करा दिया है। तो इसमें आपका आज हम लोग बात करेंगे विभाजन पर। ठीक है, भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्या ये विभाजन अनिवार्य था, कैसे क्या इस विभाजन को टाला जा सकता था, कोई विकल्प था कि नहीं था, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। और इस विभाजन के मूलतः कारण कहाँ क्या रहे और मक्खी आ गई थी। परेशान करती है जब क्लास लेती हूँ मैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मक्खी आ जाती है और मैं क्लास लेती रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है, तो थोड़ा डिस्टर्ब फील करती हूँ मैं। तो इन्हीं सब कारणों पर हम लोग बात करेंगे। विभाजन कैसे हुआ, जो भी अब मेंस के लिए जो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं आपको पता है विभाजन कैसे हुआ। विभाजन कैसे हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई, माउंटबेटन प्लान, सब आपको पता है। अब हम लोग मेनली इसके पीछे कारणों पर ही विवेचना करेंगे। कारण पर क्या विकल्प था, नेता क्या सोचते थे, मुख्य कारण क्या रहे, यही सब हम लोग इस पे बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस का जो होता है वो थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। मेंस का जो एनालिटिकल होता है तो आपको मतलब विश्लेषणात्मक तरीके से ही किसी भी उसको देखना चाहिए। तो अनअकैडमी पर आप आ जाइए। कल से हिस्ट्री ऑप्शनल भी शुरू हो रहा है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है और देर मत कीजिए, आप लोग अनअकैडमी पर आइए। यहाँ पर आते ही आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको, सब कुछ जो भी आपकी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। तो अनअकैडमी पर आने के लिए आपको बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसी में आप क्लास मिलेगा आपको। अब इसको आप अपने मोबाइल पर देखिए, अपने पीसी पर देखिए, या फिर बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लगा कर देखिए, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भेजते रहते हैं। पर आपको इसी सिस्टम में आपको क्लास लेने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए यूपीएससी सीएससी। वहीं पर आपको सभी टॉप के एडुकेटर्स मिलेंगे जिनकी आप क्लासेज 1 सेकेंड जिनकी क्लासेज आप ले पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं भी है अनअकैडमी पर जो कि आप लेते हो तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर हो जाता है। तो कुछ ओल्ड न्यू है ना, लाइव लेना चाहते हो तो आप बैच कोर्सेज लॉन्च होती रहती है अनअकैडमी पर। बहुत सारे अनअकैडमी के लिए एक्सक्लूसिव एडुकेटर्स हैं जिनको आप यूट्यूब पर नहीं देखते, वो सिर्फ अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं और वो बैच कोर्सेज लेते रहते हैं। एक बैच कोर्स में 5 से 6 एडुकेटर होते हैं और वो पूरा पूरा मिलकर वो आपका जीएस का कवर वो कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह कई सारे कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं। तो आप भी उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से होता है। और आप चाहो तो पर्टिकुलरली किसी एक एक एडुकेटर को एक एक सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ये आपकी मर्जी पे होता है। मैं आप अगर अनअकैडमी पर आप मेरे कोड के साथ आते हो तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। तो दो तरीका है जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी पर आने का, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस लेते हैं आप, तो प्लस लेते हैं तो ये आपका 1 साल का 44,000, 1 साल का 44,550 रुपये में। 2 साल का आपका 64,800। ठीक है, 2 साल का आपका 64,800 का है और 3 साल का 81,000। ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आपको 3700 देना पड़ेगा, इसमें 2700 देना पड़ेगा, इसमें 2250 रुपये देना होगा हर महीने।
ठीक है, हर महीने का है ये। तो आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए इसके लिए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। नहीं तो आप अपनी फैमिली में से किसी से बोरो कर सकते हैं और रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक लेते हैं तो 62,550 रुपये में आपको आइकॉनिक मिलता है। 96,300 में आपका 2 साल का आइकॉनिक मिलता है और 1,26,900 में आपका 3 साल का मिलता है। तो 62,550 रुपये में आपका 1 साल का है आइकॉनिक, 5,000 इसमें EMI जाएगा आपका, 4,000 आपका 24 महीने के लिए जाएगा और 3,500 रुपया आपको 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए जाएगा। तो आप जो भी लेते हैं, आप EMI बहुत कम है इनकी, महीने का अगर आप पे करते हैं तो, और उसके थ्रू आप पूरा का पूरा जो है कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो रिंकू लाइव कोड है मेरा। इस कोड के साथ आप अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आप मुझे अपना मेंटर बना सकते हैं। ऐसा होता है कि आप जिनका कोड यूज करते हो वो आपका मेंटर हो जाता है। बाकी आपको एक एडिशनल ऐप डाउनलोड करवाती है अनअकैडमी, जिस पर आपको डेली का मेंस का क्वेश्चन आंसर, करेंट अफेयर, ये सब कुछ उस पर आपको करवाया जाता है। तो वो एक्सक्लूसिव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसमें से कोई भी आप एक लेते हैं तो उस सब्जेक्ट को जितने भी एडुकेटर पढ़ा रहे होंगे ऑप्शनल को, मान लो आप हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री मैं भी पढ़ाती हूँ और भी बहुत सारे एडुकेटर्स लेते हैं। वैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वैसे सोशियोलॉजी है, तो उसमें जितने एडुकेटर्स होंगे उन सबको पढ़ पाओगे आप, उस पर जितने कोर्सेज होंगे उन सबको पढ़ पाओगे। इसी को अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस कहती है। तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 24,750 रुपये में, 24,750। मिनिमम 1 ईयर का जरूर लेना, और यहाँ पर भी आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मेरा जो है टेलीग्राम आईडी है, यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और यहीं पर मैं अपने आप को PDF शेयर करूंगी। ठीक है, यहीं पर। तो भारत के विभाजन पर बात करेंगे हम। स्वतंत्रता जो कि एक त्रासदी लेकर आई, एक त्रासदी के साथ हमें स्वतंत्रता मिली, हम उसी पर बात करेंगे कि एक मतलब खुशी तो थी स्वतंत्र होने की इतने लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन साथ में दुख भी बहुत ज़्यादा था। दुख बहुत ज़्यादा था, अपने सिर्फ वतन के बंटवारे से ही नहीं, बहुत सारे इसमें लोग अपनी भूमि को छोड़कर, अपनी जगह, अपनी जमीन को छोड़कर बहुत सारे लोगों को निर्वासित होना पड़ा था। तो ये बहुत सारे कारण थे दुखी होने के लिए। एक तरफ स्वतंत्रता की खुशी थी तो दूसरी तरफ इन सभी निर्वासितों को बसाने की हजारों लाखों लोग बेघर बार होकर भटक रहे थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे और कितने लाखों लोग मारे गए थे। तो जो भारत का जो विभाजन है, ये जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम रहा। इसमें कोई ये अचानक हुआ नहीं था, अचानक ये नहीं हुआ। ये एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो धीरे धीरे वो वजह बनती चली गई, और वो एक आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वजह बनी कि उसका और कोई हल भी लोगों को नहीं दिखा। उन्हीं पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो भारत का विभाजन था ये अपरिहार्य नहीं था। ये आप लोगों का प्रश्न आता है कि क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? तो भारत का विभाजन ना तो अपरिहार्य था और ना ही ये मौके से हो गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जैसे मौका का फल था।
अचानक हो गया, ये मौका ही ऐसा था, ये भी नहीं था। ये अचानक हुआ नहीं था, ये बस एक प्रक्रिया रही और अंत में यही एक समाधान के रूप में दिखा। तो इन सब पर ही हम लोग बातचीत करेंगे। तो विभाजन के लिए हम लोग शुरू से ही, अंग्रेजों के आने के बाद से ही विभाजन की नींव पड़ गई, हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है जो अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो की नीति के तहत शुरू की थी, उसमें अलगाववादी राजनीति तो शुरू हो गई थी, लेकिन इस घटनाक्रम में तेजी जो है 1937 से 1947 की अवधि के बीच ज्यादा देखी गई। 1937 के चुनाव के बाद से लेकर मुस्लिम लीग में कहते हैं एक बेचैनी थी, एक खलबली थी। एक बेचैनी और एक खलबली जो देखी गई, उसमें एकदम बिल्कुल कोई ऐसा लगता है कि 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग को कोई संदेह नहीं रह गया कि हमको अब विभाजन ही चाहिए। ठीक है विभाजन ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था। और इसमें हिंदू और मुस्लिम ये जो दो असमान, मतलब ये जो दो समुदाय थे, इनका जो असमान विकास रहा, ठीक है, वो असमान विकास में की वजह से भी जो राजनीतिक घटनाक्रम रही, उसकी मतलब गति में अंतर देखने को मिलता है। तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि देश भीषण दंगों से होकर गुजरा था, भीषण दंगों से होकर। देश भीषण दंगों से होकर गुजरा था। सिर्फ विभाजन ऐसा भी नहीं है कि दो भाइयों ने कहा कि हाँ चलो अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं था। जिन्ना ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई का नारा दिया था, उसके बाद जो दंगे शुरू हुए थे, उसके बाद से तो आप ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था कि लोग गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे थे और लोगों को घरों से निकाला जा रहा था, जलाए जा रहे थे। बहुत सारी बहन और बेटियों का इज्जत लूटा गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। इसमें कुछ अनुमान है, इसमें जो अनुमान है कि उस समय के जो लोगों ने आंखों देखी लिखा है कि इसमें 2 लाख से 5 लाख तक लोग मारे गए थे। और एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है कि कितने लोग मारे गए, पर इससे ज्यादा ही मारे गए होंगे, इससे कम नहीं मारे गए। बहुत सारे लोगों का तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, भीष्म साहनी की तमस में वो एक पंजाब के एक गांव का वर्णन करते हैं। कई गांवों को का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उसमें एक गांव का वर्णन करते हैं। तो उसमें बहुत सारी औरतें कुएं में कूद जाती हैं। बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाती हैं और वो लाशें फूल फूल कर जब ऊपर आती हैं तो मतलब बदबू आती है कि हैजा न वो फैल जाए, कोई महामारी न फैल जाए, उसके लिए सारी लाशें निकाली जाती है। कुछ निकलती हैं, कुछ नहीं निकल पाती हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसी त्रासदीपूर्ण घटनाएं आप समझ लो, जिसको उस समय की फिल्मों में देखकर, कहानियों में पढ़कर, घटनाओं में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस हालात से देश गुजरा था, और भी बंगाल और पंजाब में ये ज्यादा थे। तो इसमें जो है, देखो ये जो पिक्चर है, ये देखो उस समय पाकिस्तान से लोग भारत में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान से जो लोग भारत वापस आए हैं और जो भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, इस तरह ट्रेन की छत पर बैठ बैठ के लोगों को जहां जगह मिल रहा था
जहां जगह मिल रहा था लोग वहीं पर बैठकर बस अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, अपनी जान बचाते हुए, अपने घर की महिलाओं की इज्जत को बचाते हुए बस लोग भाग रहे थे। तो ये हालात थे उस समय के। और कई तो गाड़ियां लाशों से पटी हुई आई थी, ऐसी कई गाड़ियां थी जो लाशों से पटी हुई आई थी, एकदम बस लाश भरी हुई आई। ये भी हुआ था। तो ये सीमावर्ती स्टेशनों का ये दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ये सब दिखा रही हूं ताकि आप फिर फील कर सके इस चीज को, और फिर आप विभाजन को समझें कि आखिर क्या हुआ, विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ। लोगों ने इतना झेला, इतना सफर किया, लोगों के ऊपर ये एक मतलब जो लोग इस दौर से गुजरे वो अंत तक भूल नहीं पाते थे, अंत तक भूल नहीं पाते थे उस दौर को, उस त्रासदी को, लोग जिस तरह से गुजरे। तो अब हम लोग देखेंगे इसी पर कि क्यों क्यों हुआ ये। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो ये समझ थी जिन्ना की, जो कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुस्लिम दो पृथक रास्ते हैं, ये कारण बना कि उन्होंने शुरू से ही कहा कि हिंदू और मुसलमान ये दो हैं, ये दो वर्ग है, दो समुदाय है, और इनके रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। ये जिन्ना की सोच थी, और इस जिन्ना की सोच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जिन्ना की सोच भी कैसे कैसे विकसित हुई। तो अभी क्या है कि हम जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो हम खुल के आप बायस नहीं हो सकते। आप खूब पूरी तरह आप न तो जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, ना ही पूरी तरह आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। मतलब अगर पूछी जाए आपसे जिन्ना की जिम्मेदारी तो जरूर आप बात करोगे इस पर, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसे नहीं कहने लग सकते। तो बीच का आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है मतलब 1947 में जो ये भीषण दंगा हुआ था, तो 1947 की घटनाएं जो है मध्य और आधुनिक युग में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से ही जुड़ी हुई थी, लंबे इतिहास से जुड़ी हुई थी। और उसमें उसमें जो है कभी जैसे जिन्ना ने जो कहा कि अलग दोनों अलग रास्ते हैं, अलग देश, तो जैसे झगड़े पहले भी होते थे, झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन अलग देश के लिए नहीं लोग मानते थे, ठीक है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जिन्ना की सोच, कुछ विद्वान कहते हैं कि देश का जो सांप्रदायिक बंटवारा रहा वो सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम रहा। तो ये सांप्रदायिक राजनीति का ये आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से शुरू हुई। तो 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशकों में मैंने संप्रदायवाद की उदय में आप लोगों को पढ़ाया है। हिंदू महासभा, फिर बाद में जाकर आरएसएस की स्थापना, हिंदू संप्रदायवाद का पुनरुत्थान जो हुआ, फिर पुनरुत्थान इन द सेंस की उदय कह सकते हैं आप। हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी और 1915 में इसने औपचारिक अपना कर भी लिया था सम्मेलन, पर ये फिर से क्या हुआ था कि ये दब गई थी, लेकिन फिर से उभर कर आती है ये साइमन कमीशन के बाद। तो उसके लिए मैंने पुनरुत्थान शब्द, लेकिन हिंदू संप्रदायवाद का उदय जो हुआ मुस्लिम संप्रदायवाद की प्रतिक्रिया में, और जो मुस्लिम संप्रदायवाद का उदय सीधा सीधा अंग्रेजों की देन थी। उन्होंने मुसलमानों को अपने हितैषी दिखाकर और मुसलमानों के भीतर एक डर पैदा किया कि तुम इस बहुसंख्यक हिंदू देश में सुरक्षित नहीं हो। तो उसके बाद जो मुस्लिम संप्रदायवाद की जो शुरुआत हुई, तो मुस्लिम संप्रदायवाद के तहत पृथक निर्वाचन की मांग, नौकरी में आरक्षण की मांग, नौकरी में, राजनीति में, हर जगह अपने लिए अलग व्यवस्था की जो मांग करने लग गए। तो उसने धीरे धीरे क्या हुआ कि जो
रूढ़िवादी हिंदू सोच वाले लोग थे उनकी सोच को भी बदली। तो इस तरह से हिंदू संप्रदायवाद का भी उदय हुआ। तो ये जो संप्रदायवाद आया, इस संप्रदायवाद ने ही एक तरह से ऐसी राजनीति की शुरुआत कर दी थी, ऐसी राजनीति की कि उसी का परिणाम रहा विभाजन। ठीक है, इसमें पृथक राजनीति का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने जो है 19 सालों में मुसलमानों के लिए जो पृथक चुनाव क्षेत्र बनाया, 1909 और फिर 1919 इसका जो है, इसमें मतलब इस जो सांप्रदायिक राजनीति रहा, इसका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये जो राजनीति हुई, इसमें मतलब आप ये समझ लो कि लोग साथ साथ रह रहे थे। मध्य युग में भी झगड़े हुए, बाद में भी झगड़े हुए, लेकिन कहीं से भी किसी के मन में ये भावना नहीं थी कि एक अलग देश भी हो सकता है, हमारे लिए कोई अलग व्यवस्था भी हो सकती है। ये एक तरह से विकल्प दे दिया, अंग्रेजों ने ये विकल्प दे दिया। और लोग फिर धीरे धीरे पहले पृथक चुनाव क्षेत्र मांगे, विशेष चुनाव क्षेत्र मुसलमानों ने मांगे। उसके बाद वो हर जगह विशेष सुविधाएं मांगने लग गए, हर जगह। और विशेष सुविधाएं ये मांगते थे तो बहुसंख्यक हिंदू इसका विरोध करते थे, तो वो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लग गए। तो ये भी एक कारण था। ठीक है, और ये जो है पृथक निर्वाचन वाली राजनीति में, यानी सांप्रदायिक राजनीति में, राजनीतिज्ञों को भी लालच रहता था कि वो जो सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें, धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों का नाजायज फायदे उठाएं वो। ठीक है, फायदे उठाएं, फायदे पहुंचाएं। तो ये यहाँ पर इन्होंने, राजनीतिज्ञों ने भी अपनी लालचवश इसको और उभारा। तो ये जो एक नई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, इसमें जो धार्मिक अस्मिता रही, अस्मिता मतलब एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस, आप कहाँ पर, मतलब आपका अस्तित्व। इसी तरह जैसे आपका एक अस्तित्व है, आप एक खड़े हो, ऐसे मुझे बैठे हुए देख रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, आपकी सोच है, अपनी एक सोच है, अपना एक व्यक्तित्व है। आप कहीं पर जाते हो तो एक एज अ होल आप प्रेजेंट होते हो, तो आप वहां पर प्रेजेंट होते हो, और जहां पर आपका एक नाम है तो आप कहते हो कि मतलब ये आपकी अस्मिता है। तो इसी तरह से ये जो धार्मिक अस्मिताएं बनी कि मैं किसी और धर्म से इंट्रोड्यूस हो रही हूँ, आप किसी और धर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, और वो धर्म ही आपका पहचान बनता जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा गहरी और पक्की होने लग गई थी उस दशक में। जब धार्मिक अस्मिताएं गहरी होने लग गई थी, पहले व्यक्ति की अस्मिता ज्यादा महत्व रखती थी, उसके वो क्या कार्य करता है, किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि महत्व रखती थी। लेकिन अब धार्मिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण हो गई, और ये जो सामुदायिक अस्मिताएं थी, इसका मतलब ये जो मतलब धार्मिक और सामुदायिक जो अस्मिताएं थी, ये मतलब ये केवल विश्वास और एक आयत के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। ये आप समझ लो कि ये जो धार्मिक अस्मिताएं हैं, ये समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई। जो दो समुदाय के बीच आपसी जो विरोध थे, वहां पर अभी कारण धर्म बन गया। पहले कुछ और भी कारण हुआ करते थे, अब ये धर्म बन गया। तो इस तरह से इसमें जो जितने भी अल्पसंख्यक थे, उनको जैसे अपने पिछड़ेपन का कारण, अपनी गरीबी का कारण, अपनी तकलीफों का कारण, वो बहुसंख्यक हिंदू धर्म वालों को मानने लग गए। हिंदू धर्म वालों को लगता था कि जो
पार्टी है, ब्रिटिश सरकार है, वो हमारे हितों को नजरअंदाज करके मुट्ठी भर लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने फिर ये महसूस करना शुरू किया, क्योंकि हम बहुसंख्यक हिंदू धर्म से हैं, इसलिए हमको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये धर्म की जो आस्था है, धर्म की आस्था, धार्मिक अस्मिता, ये भावना है, ये और ज्यादा मजबूत हो गई। और राजनीति पर जो है, ये मतलब धीरे धीरे समझ लो कि आपकी जो धार्मिक सोच है, धार्मिक अस्मिता है, वो समुदाय के बीच जो झगड़े हो रहे थे, जिसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, वो सबके सब अब धर्म में बदल गए। आर्थिक कारण थे, अक्सर मैंने जैसा कि बताया कि मुसलमान सोचते थे कि हम पिछड़े हुए हैं, वो सोचते थे हम पिछड़े हुए हैं, और पिछड़े होने का वो वजह कहीं ना कहीं उनको ये समझा दिया गया था, वो मानने लग गए थे कि क्योंकि हम बहुसंख्यक प्रजा ने पहले ही उन सब चीजों पर कब्जा कर लिया है, तो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं मिल रहा है। इस तरह से, क्योंकि इनमें शिक्षा का प्रसार धीरे हुआ था, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार काफी देर से हुआ और धीरे हुआ, और जब तक इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ तब तक जो बाकी धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू, पारसी, ये लोग काफी आगे आ गए थे, और जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर इन लोगों ने जो है अपना कब्जा जमा लिया था। कब्जा क्या जमा लिया था, तब तक भाई ये इनकी तरक्की हो चुकी थी, तो इनके लिए अब कम बचा था। तो इस तरह से यहां पर भी यही कहा गया, यहां पर भी समझ लो अंग्रेजों ने यही समझाया, या अलगाववादी नेताओं ने यही समझाया कि यहां पर भी धर्म ही कारण है। ठीक है, यहां पर भी धर्म ही कारण है। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये जो सांप्रदायिक धार्मिक अस्मिताएं हैं, ये और ज्यादा पक्की हुई। ये जो धर्म से जोड़कर जो अपने हर चीज को लोग देखने लग गए, वो और ज्यादा, वो विश्वास और मजबूत हुआ। और 1920 से 30 के दशकों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से तनाव और बढ़ गए। तो जैसे मुसलमानों की मस्जिद के सामने गोरक्षा आंदोलन, मुसलमानों की मस्जिद के सामने वो बजाना, संगीत बजाना, गोरक्षा आंदोलन। ठीक है, शुद्धि की कोशिशें, समाज जो शुद्धि की कोशिशें होती थी, उन पे उनको गुस्सा आया। दूसरी ओर जो है 1923 के बाद तबलीग और तंजीम के विस्तार से हिंदू बहुत उत्तेजित हुए। तो तबलीग क्या था? तबलीग का मतलब होता है प्रसार। तो ये ऐसी कई जमातें बन गई, मुसलमानों के में कई ऐसी जमातें बन गई जो और ज्यादा मुस्लिम धर्म का प्रचार करने लग गई, अपने धर्म को अच्छा, दूसरे धर्म को खराब कहने लग गई। तो हिंदू बहुत गुस्सा हुए, इसी का रिएक्शन था आरएसएस। ठीक है, और मुसलमानों की मस्जिद के सामने संगीत बजाना मना होता था कि जब हो सकता है वो नमाज पढ़ रहे हो उस समय, तो उनको डिस्टरबेंस हो सकती है, उनके नमाज में उनका ध्यान भंग हो सकता है, तो मस्जिद के सामने संगीत मना रहता है। लेकिन अब कुछ शरारती तत्व इसको अब बजाने लग गए, गोरक्षा आंदोलन चलाया जाने लग गया। तो जहां पर मुसलमानों के भीतर गोमांस बहुत ज्यादा खाया जाता था, उनके एक भोजन के तौर पे था, उधर गोरक्षा आंदोलन चलाया जा रहा है गाय की रक्षा के लिए। और जो हिंदू समाज में शुद्धि की जो कोशिशें होने लगी आर्य समाज के द्वारा, ये आर्य समाज है, तो आर्य समाज ने जो शुद्धि आंदोलन चलाए, तो भूतकाल में जो लोग मुसलमान बन गए थे, जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे, उनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। शुद्धि आंदोलन के तहत एक यज्ञ होता था और उनको फिर से, तो इससे मुस्लिम बहुत उत्तेजित हुए, जबकि कन्वर्ट वही लोग हो रहे थे
कन्वर्ट वही लोग हो रहे थे जो कि पहले, जिनके पूर्वज पहले रहे थे हिंदू, पर अब क्योंकि वो मुसलमान बन चुके थे, इस्लाम उन्होंने ग्रहण कर लिया था और वापस उनको फिर हिंदू बनाया जा रहा था। तो ये एक तरह से उस समय भी धर्म परिवर्तन हुआ और फिर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें जैसे मध्य वर्गीय जितने प्रचारक और कार्यकर्ता थे, ठीक है, मध्य वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता, ये अपने अपने समुदाय में प्रचार करने लग गए एक दूसरे के खिलाफ। अपने अपने समुदाय में अपने धर्म का प्रचार, दूसरे धर्म को बुरा, और ये कि हमारे सब दुख तकलीफों का कारण वो दूसरा धर्म ही है। इस तरह से ये ज्यादा एकजुटता बनाने लग गए। अपने अपने धर्म के लोग जहां जहां पर भारत के जिन क्षेत्रों में भी फैले हैं, उनसे एकजुटता बनाने लग गए, और जब दंगे फैले तो फैलते गए थे। अब इन सभी माहौल में आप जैसे अगर पॉइंट में लिखना चाहोगे कि विभाजन के क्या कारण थे, मैंने क्योंकि मेंस का था तो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले मेथड में आपको बता दिया। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे पुनरुत्थान, एक पॉइंट दे सकते हो, पुनरुत्थानवादी राजनीति का उदय। दूसरा आप लिख दोगे, दूसरा आप लिखोगे वही पृथक निर्वाचन, पुनरुत्थानवादी राजनीति का उदय। यहाँ पर जो मध्यवर्गीय लोग थे उन्होंने राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए इन लोगों ने प्राचीन काल में भारत की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। भारत का ये स्वर्ण काल था। भारत ऐसे विकास कर चुका था। भारत पिछड़ा हुआ देश नहीं था। भारत अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश था, सोने की चिड़िया था। यहाँ पर ऐसे महान दर्शन लिखे गए, वेद, वेदांग, उपनिषद, गीता, महान किताबें, पुस्तकें लिखी गई, महान लोग हुए। राणा प्रताप, शिवाजी, इनको देश का हीरो बताना। तो ये इस तरह से पुनरुत्थानवादी राजनीति की जरूरत ही क्यों पड़ी? पुनरुत्थानवादी की राजनीति की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को नीचा दिखाते थे और ये अपने शासन के औचित्य को सही ठहराने के लिए वो हमेशा ये दिखाना चाहते थे कि भारत कभी शासन करने योग्य भारत कभी था ही नहीं, यानी भारतीयों में शासन करने की योग्यता कभी थी ही नहीं। हमेशा यहाँ पर विदेशियों ने शासन किया। उसी की प्रतिक्रिया में पुनरुत्थानवादी राजनीति का उदय हुआ। और जब लोग अतीत की खोज करने लग गए, तो जब अतीत को लोगों ने खोजा तो फिर प्राचीन काल का इतिहास सामने आया। तो प्राचीन काल के इतिहास में लोग जब गए तो वहां पर ज्यादातर जो शासक थे वो हिंदू वर्ग के थे, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम आते हैं। तो मध्यकाल में भी जैसे कुछ शासक हुए, लेकिन इस समय साहित्य जो ऐसे लिखे गए, तो दर्शन नहीं लिखा गया था। साहित्य में ज्यादातर जो शासक हुए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों के ऊपर किताबें लिखी गई, या फिर सल्तनत काल में भी कुछ ऐसी जो किताबें लिखी गई वो शासन का इतिहास हुआ करती थी। कुछ ऐसे दर्शन जैसी चीजों का विकास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मध्यकाल में जो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, तो स्थापत्य का विकास दिखता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेता थे उन लोगों ने प्राचीन इतिहास से उदाहरण ज्यादा लिए, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा हुआ और मुसलमान अलगाववादी राजनीति की तरफ बढ़ गए। अलगाववाद, उनको अलग करके देखा जा रहा था, तो वो अपने को अलग समझने लग गए वो। जो दूसरा कारण था, दूसरे कारण में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों की नीति, इसमें आप डाल सकते हैं अंग्रेजों की अलगाववादी नीति, इसमें आपका पृथक निर्वाचन,
अंग्रेजों की फूट डालो नीति, फूट डालो नीति, फूट डालो और राज करो दूसरा कार्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। फिर इसमें जो 1919 से लेकर के 1919 से लेकर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 से, और आप ये कह लो कि मतलब 1930 तक 1930-35 तक के बीच में भी काफी घटनाएं हुई, लेकिन इसी बीच एक एकजुटता भी देखी गई। मुसलमानों में एक एकजुटता भी, मुसलमान और हिंदू हिंदू मुसलमानों में असहयोग के समय एक एकजुटता भी देखी गई। लेकिन इसमें एक हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन 1925 में हो जाता है। तो हिंदू महासभा और आरएसएस ने जिस तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू संप्रदायवाद को बखानना शुरू किया, उससे भी एक ठेस पहुंचा एक मुसलमानों के हृदय में। और जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन की मांग करते रहे इससे वो नाराज थे। तो एक तरह से सांप्रदायवादी राजनीति का उदय हुआ, और इसमें दोनों ही तबके के लोग जिम्मेदार थे। दोनों तबके के लोग बराबर बराबर जिम्मेदार थे। और फिर इसमें एक ये कारण आ जाता है 1937 का चुनाव भी। 1937 का चुनाव भी आ जाता है इसमें, कि 1937 के चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही विभाजन में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? तो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, तो प्रांतीय चुनाव में क्या क्या हुआ, अगर जैसे आपका अलग से ये भी क्योंकि 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने क्या पढ़ा? आपने शुरू में ही भूमिका में ये पढ़ा कि 1937 से लेकर के 1937 से 1947 के 42 के बीच घटनाएं, 47 के बीच कह लीजिए, घटनाएं तेजी से बढ़ी, ज्यादा ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हुई। तो उस क्यों 1937 के बाद सांप्रदायिक घटनाएं ज्यादा बढ़ गई? तो उसमें कुछ कारण रहे। ठीक है, पहली बार 1937 में चुनाव हुए। ये 1935 का जो अधिनियम आया, 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव हुए भारत में, प्रांतों में ये स्वायत्त शासन के गठन के लिए। तो इनमें जो है मताधिकार जो था बहुत सीमित लोगों के पास था, सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास मताधिकार था। गई बहुत देर तक परेशान किया इसने। कौन? वही मक्खी जो क्लास की शुरू में ही परेशान कर रही थी मुझे। तो 1937 में जो चुनाव हुए, मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। और उस मतलब पूरे आप 10 से 12 समझ रहे हो ना, 100 में मैं बात कर रही हूँ। तो 100 में 10 से 12% लोगों के पास केवल मताधिकार था। अंग्रेजों ने सीमित मताधिकार दिया था, सबको मत देने का अधिकार नहीं था। उसमें भी जो चुनाव होते हैं तो उसमें उन चुनाव में कांग्रेस के परिणाम ज्यादा अच्छे आए, कांग्रेस के परिणाम ज्यादा अच्छे आए। तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें वो 5 में पूर्ण बहुमत में थी, 5 में पूर्ण बहुमत में थी, और लगभग उसने 7 में उसने सरकार बनाई। हालांकि देखो 8 है ये, पर ये कहीं कोई 5 कोई 7 कहता है, कोई 8 कहता है। तो एनसीईआरटी आपकी 7 कहती है तो आप 7, बिपिन चंद्र 7 कहते हैं तो आप 7 मानो। बहुत सारी किताबें जैसे स्पेक्ट्रम है आपके, वो काउंट करवा देता है कि कुल जो है 8 प्रांतों में सरकारें बनाई थी। पर कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं। तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत
और मिली जुली सरकार 2 में इसने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। और जो मुसलमान है मतलब जो मुसलमानों के लिए जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने वहां पर भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए, लेकिन वहां पर कुछ खास सीटें वो ले नहीं पाई। पर मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम लीग भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि जो आरक्षित क्षेत्र हैं उसमें कांग्रेस असफल रही और लीग सफल हो गया, ऐसा नहीं है। लीग भी असफल रहा। तो इसमें पूरे चुनाव में पूरे मुस्लिम बोर्ड का लीग को केवल 4.4 केवल 4.4% हिस्सा मिला बस, पूरे मुस्लिम बोर्ड का। ठीक है, तो दोनों दोनों ही कुछ खास नहीं कर पाए इसमें। और मुस्लिम लीग की हालत ज्यादा खराब थी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में निकली थी। आप सोचो खुद, 11 में से 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में निकली थी। मुस्लिम लीग जो है संयुक्त प्रांत में, जो आज का आपका उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत में वो मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलजुल कर सरकार बनाना चाहती थी, क्योंकि इस प्रांत में कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत था। तो इसलिए उसने इस मांग को ठुकरा दिया। और ये नेचुरल है, मतलब ये कोई भी कर देता। पर इस बात का मुस्लिम लीग को बहुत बुरा लगा। ठीक है, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि लीग के सदस्यों के दिलों में ये बात बिल्कुल घर कर गई। इस बात का एकदम विश्वास हो गया कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथों में कभी भी राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी। ना तो राजनीतिक सत्ता आ पाएगी, न राजनीतिक शक्ति। ठीक है, तो ये सत्ता है, मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगा और वो हमेशा अल्पसंख्यक रहेंगे, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस समझ के पीछे मुस्लिम लीग की ये मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व तो एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस एक हिंदू दल है। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया बाकी प्रांतों में, और कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे। कांग्रेस में सभी समुदाय के लोग थे कांग्रेस में। ठीक है, और कांग्रेस जिन क्षेत्रों में जीती है वहां पर वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, या फिर उनके लिए वो कोई कार्य नहीं करेगी, इसका मतलब ये तो था नहीं। पर लीग ये मान चुकी थी कि कांग्रेस एक हिंदू दल है। और मुस्लिम हितों की रक्षा केवल मुस्लिम लीग कर सकती है। इसकी वजह से उनको ये निराशा हाथ में आई, निराशा लगी। ये बात उनको निराशापूर्ण लगी कि हम यहाँ पर रहकर भी कभी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। तो जिन्ना के मतलब ये जिद थी, ये जिद है आपका, जिन्ना की ये जिद थी कि लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए। उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर था ये बात, बहुत कम लोगों को। तो ये जिन्ना शुरू से करते आए। तो खैर, लीग जो है संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, पर अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में कमजोर था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में तो ना के बराबर था, जिनको लेकर के वो सपना देख रही थी कि पाकिस्तान बनाएगी। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई, और ठीक 10 साल बाद ही इसको लेकर के पाकिस्तान प्रांत बनाया गया। तो इसलिए कांग्रेस के खिलाफ लीग ने पहले से ही अपनी कोशिशें शुरू कर दी, अपना सामाजिक आधार बनाना शुरू कर दिया। 37 के चुनाव से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई।
लीग के आंखों के सामने, और उसने अपना फिर एक सामाजिक धरातल बनाना शुरू किया। संयुक्त पार्टी, संयुक्त गठबंधन सरकार बनाने के लिए, संयुक्त सरकार बनाने के लिए संयुक्त प्रांत में जो कांग्रेस ने मना किया था, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये इसको एक बड़ा कारण लोग मानते हैं, इसको बड़ा कारण कि वो जो मना कर दिया कांग्रेस ने, इस बात से लीग बहुत हर्ट हो गई, और इस बात को लीग ने एकदम दिल से लगा लिया, गांठ बांध लिया, और अब उसके सामने सिर्फ यही एक विकल्प बचा कि अगर शासन करना है, सत्ता में आना है, एक मुस्लिम दल का मतलब मुस्लिम लीग का की सरकार बनानी है, तो फिर देश अलग करना पड़ेगा। पर क्यों मना कर दिया था कांग्रेस ने? तो मुझे तो उस समय सभी पार्टीज थी, सभी पार्टियां थी उस समय, और जब भी किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो किसी से समर्थन क्यों लेगी, मिली जुली सरकार क्यों बनाएगी? ये आज भी चलता है। हाँ, चुनाव के पहले भले गठबंधन बन गया, जैसे ये बीजेपी और कांग्रेस का बनता है, कई बीजेपी समर्थक पार्टियों का एक बन जाता है, एक कांग्रेस समर्थित पार्टियों का बन जाता है। अब उसमें भले बीजेपी को सीट ज्यादा मिल जाए और समर्थक पार्टियों की कम, पर फिर भी गठबंधन पहले ही बन गया है, तो फिर वो चलता है फिर बाद तक। पर यहां तो गठबंधन बाद के बनने की बात है, तो जहां पर जिसको अगर मेजोरिटी है तो वो क्यों किसी का सपोर्ट लेगा? मुझे तो ये लगता है। जबकि मैं कट्टर, ऐसा नहीं है कि मैं कट्टर वो हूँ, सांप्रदायिक सोच वाली हूँ, सांप्रदायिकतावादी बातें करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मतलब मुझे एक नॉर्मल रीजन लगता है ये। पर फिर भी ये हमेशा माना जाता है कि ये कांग्रेस की एक भूल थी। पर कांग्रेस ने मना किया क्यों? तो ये ऐसा था कि जो मुस्लिम लीग है वो जमींदारी प्रथा का समर्थन करती आई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जमींदारों में मुसलमानों की प्रतिशतता ज्यादा थी। क्योंकि ठीक इसके पहले मध्यकाल में मुगल शासन में सत्ता क्या था, इसी वर्ग के हाथों में थी। तो सत्ता इस वर्ग के हाथों में थी, तो इसमें नवाब और जमींदार वो ज्यादा थे। तो ये मुस्लिम लीग इसलिए उनको उनको जैसे उनके अधिकारों को छीनना नहीं चाहती थी, इस व्यवस्था को खत्म करना नहीं चाहती थी, और कांग्रेस इस व्यवस्था को ही खत्म करना चाहती थी। हालांकि सरकार बनाने के बाद वो इस दिशा में कोई ठोस कदम कांग्रेस उठा नहीं पाई थी। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के हाथ बंधे हुए थे। 1937 के चुनाव में मैंने ही आप लोग को पढ़ाया है, चुनाव के बाद की मतलब सरकारें तो बनी थी प्रांतों में, लेकिन उनको अधिकार नाम मात्र का दिया गया था। दूसरी वजह क्या थी कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष स्वभाव की थी, ठीक है, और ये मतलब उदारवादी बयान दिया करती थी कि सब एक है, किसी में कोई फर्क नहीं। और रूढ़िवादी, इससे क्या हुआ कि रूढ़िवादी जो मुसलमान है या जो भूस्वामी हैं वो चिंता में पड़ गए, वो चिंता में पड़ गए। और जब सबके समानता की बात करती थी तो इसलिए जो है मुसलमान कांग्रेस की तरफ आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर ये समतावादी व्यवस्था बनाएगी तो वहां पर जब सब बराबर होंगे तो हमारे विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे, भूस्वामियों को लगता था। तो उसको कांग्रेस पार्टी एक खतरे के तौर पर लगती थी भूस्वामियों को। और ये सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, ये मैं आपको बता देती हूं, ये जो हिंदू हिंदू राजा और नवाब थे उनको भी कांग्रेस अच्छी नहीं लगती थी। राजा नवाब नहीं कहे गए, जमींदार, ठीक है, नवाब तो मुस्लिम कहे गए। तो जो हिंदू राजा राय जमींदार थे, इनको भी कांग्रेस अच्छी नहीं लगती थी, इनको भी ब्रिटिश सरकार अच्छी लगती थी। क्यों?
क्योंकि इनको लगता था कि जब तक ब्रिटिश शासन है तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। इनको ये लगता था कि तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। तो इस तरह से जो मुस्लिम का एक बड़ा वर्ग, जो धनाढ़ वर्ग था, वो कांग्रेस से अलग रहा और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को, धर्मनिरपेक्षता वाली बातों को उनको अच्छा पसंद नहीं आता था। उनको लगता था कि फिर तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं। और 30 के दशक के आखिरी सालों में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा बोलने लग गए। हालांकि कांग्रेस के भीतर सारे लोग पूरी तरह इस पर सहमत नहीं थे। कांग्रेस के भीतर भी कई ऐसे नेता थे जो मतलब इस पर कांग्रेस में सवाल उठाते थे। तो मौलाना आजाद ने जैसे 1937 में सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। क्यों? मतलब आप धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के हो, आप कहते हो आप ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो अगर ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो मुस्लिम लीग को ये कहते थे कि कट्टर पार्टी है, धार्मिक बात करती है, तो कांग्रेस के सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य हो रहते हुए मुस्लिम लीग की सदस्यता लेना मना था। तो इसके पीछे वो एक ये भी कारण होगा कि वो एक दूसरी पार्टी थी, वो एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग एक पार्टी भी थी, एक राजनीतिक पार्टी भी थी। पर लोग हिंदू महासभा क्या था, ये एक सामाजिक पार्टी थी ये, ठीक है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक सामाजिक पार्टी थी। तो जैसे बीजेपी वाले आरएसएस में चले जाते हैं, या मान लो कि आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने पद पर, किसी भी पद पर हो, आप अपने धार्मिक समुदाय में आप तो हिस्सा ले सकते हो ना उसके कार्यों में। तो इस तरह से ये लोग जाते थे। पर कई लोग सहमत नहीं थे इस पर कि फिर किसी भी धर्म में नहीं, फिर किसी भी धर्म के गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में फिर भाग नहीं लेना है। तो 1938 की जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। जब अबुल कलाम ने इस पर सवाल उठाया, और ये वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये वही समय था कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्य अब मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा के भी सदस्य नहीं हो सकते। और इधर हिंदू महासभा और आरएसएस स्वयंसेवक संघ अब अपना जन आधार बढ़ा रहे, शक्तिशाली होते जा रहे। तो नागपुर में जो आरएसएस की जो स्थापना हुई थी, वहां से बढ़ते हुए ये संयुक्त प्रांत, पंजाब, कई देशों में फैल गया था। मेरा एक सेशन देखिएगा आप, संप्रदायवाद का उदय, जो मैंने पढ़ाया है, संप्रदायवाद का उदय। तो संप्रदायवाद के उदय में आपको आरएसएस की स्थापना वगैरह सारा मैंने हिंदू महासभा आरएसएस पढ़ाया, वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित और अनुशासित 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे। 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। मतलब इसका जनाधार इतनी तेजी से इसका जनाधार बढ़ा, इतनी तेजी से कि मतलब आप ये समझ लो कि आरएसएस की स्थापना होती है 1925 में। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और 1940 तक आते आते आरएसएस के पास 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। तो 15 सालों में। और ये तो बिल्कुल जो है, ये भी कट्टर थे और ये कहते थे कि भारत हिंदुओं का देश है। इनका कहना था कि भारत हिंदुओं का देश है, ठीक है। और इसी बीच जो है हम लोग बात करते हैं कि 1937 के चुनाव का क्या प्रभाव पड़ा। और जब चुनाव के बाद मुस्लिम लीग अपने को अब अलग थलग पा रही थी,
उसी समय भारत में हिंदू संप्रदायवाद का तेजी से फैलाव हुआ, जिसने मुसलमानों को और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर किया, मतलब मुसलमानों ने और ज्यादा असुरक्षित महसूस किया। ऐसे सेंटेंस बनाइए। तो फिर इसी बीच पाकिस्तान का प्रस्ताव आता है। तो इस पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, पाकिस्तान के प्रस्ताव की क्या भूमिका रही विभाजन की तरफ बढ़ते हुए कारणों में? पाकिस्तान के प्रस्ताव का, तो इसने एक तरह से, मतलब आप ये समझ लो कि इसने एक तरह से लोगों को अब साफ साफ एक विकल्प दे दिया। पहले लोग अलगाववादी राजनीति कर रहे थे, सिर्फ संप्रदायवादी बातें कर रहे थे, पर अब एक लक्ष्य मिल गया। पाकिस्तान का प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ, एक लक्ष्य मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया कि अब जो है, तो आप जब भी ये इस पर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होते ही जितने भी अलगाववादी राजनीति करने वाले लोग थे और जितने भी असंतुष्ट मुस्लिम वर्ग के लोग थे, अब उनको एक लक्ष्य मिल गया कि पाकिस्तान की प्राप्ति अब उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया। और अब वो एक दूसरे देश की सपना देखने लगे, एक स्वप्न देखने लगे कि हमारा देश होगा। तो ये पहले से ही धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी पाकिस्तान की स्थापना की मांग। आपको पता है कि 1930 में ही इकबाल द्विराष्ट्र सिद्धांत दे देते हैं। जिन्ना कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो हैं, वो एक कभी नहीं हो सकते, दो अलग अलग रास्ते हैं। और इकबाल ने पहले ही कह दिया, इकबाल ने कि ये, मतलब उसके बाद इकबाल ने दो राष्ट्रों का एक तरह से वो दे दिया कि दो इनके रास्ते एक नहीं हो सकते, तो ये एक देश में भी क्यों रहेंगे, तो दो देश का दे दिया उन्होंने। और फिर 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए। ठीक है, मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया। अस्पष्ट रूप से जो है, मतलब ये था, लेकिन विभाजन का जिक्र नहीं था इसमें विभाजन का लेकिन जिक्र नहीं था, आप समझ लो। तो ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव जो लाहौर में 1940 में आया, इसको लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खां थे। यूनियनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? सिकंदर हयात खां। तो उन्होंने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए लिखा था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं, ठीक है, जिसमें मुस्लिम राज्य, यहां पर मुस्लिम राज्य होगा और बाकी जगह हिंदू राज्य होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि वो ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहां पंजाब में मुस्लिम राज्य होगा, यहां पर मुस्लिम राज्य होगा और बाकी जगह हिंदू राज्य होगा। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जहां उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने लिखा था। उन्होंने ही बाद में 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि उत्तर पश्चिम भारतीय मुसलमान की जरूरत पर जोर दिया, और उसमें ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो कभी भी इन पर आता है तो इसमें जो है, इस भाषण में मतलब इन्होंने पश्चिमी उत्तर भारत में मुस्लिम बहुत इलाकों को एकीकृत अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दिया था।
उन्होंने एक देश के उदय पर जोर नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने एक देश के उदय पर जोर नहीं दिया, बल्कि पश्चिमी उत्तर भारत में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको एकीकृत करके एक स्वायत्त इकाई, मतलब एक स्वायत्त इकाई बना दिया जाए जहां पर मुस्लिम शासन हो। ये बात कही थी, ये बात कही थी उन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, और बाद में रहमत अली ने फिर पाकिस्तान शब्द ही गढ़ दिया था। अब हम लोग बात करते हैं कि विभाजन कैसे संभव हो गया। ये सब तो बातें हो रही थी, विभाजन हुआ कैसे, क्यों कर संभव हो पाया विभाजन, तो इस पर अब हम लोग बात करेंगे। देखो, हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया कि किसी भी मुस्लिम नेता ने संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, एक संप्रभु राज्य के रूप में। अभी तक हमने देखा, जब लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था तब भी संप्रभु राज्य की बात नहीं हो रही है। उसके पहले मोहम्मद इकबाल ने भी संप्रभु राज्य की बात नहीं की थी, एक स्वायत्त इकाई के रूप में बात की थी। बस फिर धीरे धीरे एकदम से ये लोग, जैसे मांग अभी तक जो समझ में आ रही है, पाकिस्तान शब्द भी 35 में गढ़ लिया था उन्होंने, रहमत अली ने। पर अभी तक जो बात आपको जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि ये लोग भारत के भीतर ही एक अलग इकाई चाह रहे थे, कोई एक प्रांत चाह रहे थे जो मुस्लिम बहुल हो। तो मुस्लिम बहुल प्रांतों को ये अलग चाह रहे थे जिसमें ये खुद शासन करे। और इवन जिन्ना की भी अगर हम लोग जिम्मेदारी की बात करते हैं तो जिन्ना भी पाकिस्तान की जो अवधारणा थी, जो पाकिस्तान का जो सोच था, वो एक सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि अलग पाकिस्तान की मांग करके कांग्रेस को समझौता करने पर मजबूर करे या मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा रियायतें ले लें। तो एक सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे जिन्ना। तो सरकार जो कांग्रेस को रियायतें देती थी उसको रोकने पर और मुसलमानों के लिए ज्यादा लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पर बहुत ज्यादा उनको भी ये नहीं था, शुरू में प्रारंभ में उनको नहीं था कि पाकिस्तान ही चाहिए। पर इसमें भी जो है, मतलब आप ये समझ लो कि 37 के चुनाव में कांग्रेस का उनके साथ बर्ताव ने जिन्ना को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया था। और जो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ, जब ये आया कि भारत को विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिल जाएगी। पहले तो आपका 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन ये आया है कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के हस्तांतरण को, ठीक है, 2019 में है या 18 में है, देखना, सत्ता के हस्तांतरण को और जटिल कैसे बना दिया, सत्ता के हस्तांतरण को और जटिल कैसे बना दिया। तो इसमें जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सहयोग नहीं कर रहे थे, न मुस्लिम लीग कर रही थी और ना ही कांग्रेस कर रही थी, तो यानी भारत सहयोग नहीं कर रहा था युद्ध में। उनको युद्ध में भारत के सहयोग के बिना मुश्किलें आ रही थी, तो उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात करने लग गए वो। तो इसमें जो अगस्त प्रस्ताव आया, फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब जो अलग अलग वो आए, तो इसमें सबसे आप ये कह सकते हो कि जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, ये सब जब आ रहे थे तो इन लोगों ने एक तरह से वो और जटिल बना दिया। अगर उसी समय अगर मुसलमानों ने
उसी समय अंग्रेजों ने तुरंत भारत को आजाद कर दिया होता तो शायद एकदम से विभाजन नहीं हुआ होता। पर उन्होंने इतना लंबा खींचा, और उसमें वो हमेशा प्रावधान जो लेकर के आते थे उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों राजी नहीं होते थे। वो फिर बढ़ता चला गया और इनको सोचने का समय मिल जाता था, तो उसमें इन लोगों ने और बढ़ा दिया, मैटर को और कॉम्प्लेक्स कर दिया, जटिल कर दिया, आप समझ लो। ठीक है, तो अब जो है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और ये अंग्रेजों को जब झुकना पड़ा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन और आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इनको जो है झुकना पड़ा और सत्ता के हस्तांतरण पर जब ये बात करने लग गए, तो उस समय कई जैसे ये दास और जो चितरंजन दास जो फॉर्मूला लेकर आए थे, तो दास फॉर्मूले को रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने। फिर ये लियाकत और देसाई समझौता हुआ। ठीक है, लियाकत और देसाई उस फॉर्मूले को भी इनकार किया। फिर जो है राजगोपालचारी ने एक फॉर्मूला दिया, उसको भी इनकार कर दिया। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस दौरान वो ज्यादा स्पष्ट हो गई मुस्लिम लीग। नहीं तो अगर इस सत्ता का हस्तांतरण अगर एकदम से कर दिया गया होता तो फिर नहीं हुआ होता। मुझे लगता है कि फिर इतनी मुश्किल नहीं हुई होती। ये देखिए उस समय ये सड़क पर ये टैंक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का ये तस्वीर है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ये भारतीयों से सहयोग लेने के लिए कोशिश प्रयास कर रहे थे, स्वतंत्रता को थोड़ा टाला और सहयोग लेने के लिए। फिर जब ब्रिटेन में भी सरकार बदली, यहाँ की भी परिस्थितियां बदली, दोबारा जब वार्ता शुरू हुई, जब दोबारा वार्ता शुरू हुई तो अब उसके बाद जो है इन लोगों ने मतलब अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं कर रहे थे। अभी भी ये लोग अलग अलग ऑप्शन दे रहे थे, तो ये तो जाकर के फिर आपका मतलब 46 में जाकर के हुआ था। तो सत्ता हस्तांतरण के बारे में मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से कम अब कांग्रेस को कुछ चाहिए ही नहीं था। तो अब इस पर मतलब चर्चा टूट जा रही थी बार बार। और उसके बाद जब ब्रिटेन में सरकार बदली, एटली आए और जब उन्होंने कहा कि हाँ सत्ता वो सौंप देंगे, तो फिर उस पर भी बार बार चर्चा टूट रही थी, क्योंकि जिन्ना जो है अड़ जाते थे मुसलमानों के लिए अलग से मांगों पर। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक जो जिद कर रखी थी कि मुसलमानों के लिए एक ही आवाज है और वो है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी मानी जाए। ठीक है, मुसलमानों की पार्टी मानी जाए। वो सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे, मतलब उनका ये कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही वो पारित हो। अगर किसी फैसले का विरोध करते हैं, जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो ये जो है अब उस समय की जो राजनीतिक हालात थी, जिसमें लीग ये कह रही थी बार बार कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग को माना जाए। तो ये बात आश्चर्यजनक थी उस समय के लिए, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और जो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा मुसलमान थे। तो यूनियनिस्ट पार्टी को लेकर चलना चाहती थी ये भी।
तो ये शिमला समझौता फेल हुआ इसी चक्कर में शिमला समझौता फेल हुआ। और फिर इसी में जो है मतलब आपका जो है कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन आता है तो दोबारा जो है फिर से चुनाव होता है। अभी मतलब शिमला समझौता फेल हुआ, इस बीच लियाकत देसाई, ये सब कुछ फेल हो चुका है और तभी कैबिनेट मिशन आता है और ये हो चुका है कि अब सत्ता हस्तांतरित कर देगी सरकार, ये बिल्कुल तय हो चुका है। और इसमें मुस्लिम लीग कहीं से भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है और वो अलग अलग मांगे लेकर आ जाती थी। ठीक है, तो 46 में जो चुनाव हुए फिर से प्रांतों में दोबारा 46 में चुनाव हुए, तो इस बार मुस्लिम लीग को जो है सफलता मिली। ठीक है, उसने मध्य प्रांत में सभी 30 आरक्षित सीटें जीती। मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसी के उम्मीदवारों को मिले। तो यानी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास आ गई थी। तो मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी के रूप में निकली, इस चुनाव में एक बड़ी पार्टी के रूप में निकली। ठीक है, तो 1946 में जाकर मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे बड़ी पार्टी, पवित्र पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया उसने। अब साफ साफ वो जो है मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा अब वो कर सकती थी और पहले से कर ही रही थी। तो अब जो है ये आपने देखा, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे 1937 के चुनाव का क्या रोल रहा और फिर हमने बात किया कि पाकिस्तान प्रस्ताव का क्या असर रहा। फिर हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसने किस तरह से जटिल बनाया परिस्थितियों को। अब आपका बार बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या विभाजन अपरिहार्य था या कोई और विकल्प भी हो सकता था या कोई एक और विकल्प था? तो बिल्कुल विभाजन अपरिहार्य नहीं था, विकल्प था। तो कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि भारत में एक सिस्टम बनाया जाए, व्यवस्था बना दिया जाए भारत को छोड़ने से पहले। तो 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुलझाने के लिए एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। ठीक है, 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इसी को हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। मुस्लिम लीग बार बार कह रही थी, बार बार अलग मुसलमानों के लिए अलग प्रांत की बात अब कर रही थी। तो मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय दल आया था जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं और इसने 3 महीने तक भारत का दौरा किया। ठीक है, 3 महीने तक भारत का दौरा करने के बाद इसने अलग देश, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की जो अवधारणा रहा उसको ही इनकार कर दिया। ठीक है, और इसने एक त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था भारत। ठीक है, और जिसकी केंद्रीय सरकार थोड़ी कमजोर होती, काफी कमजोर होती, उसके पास केवल विदेश रक्षा और संचार होता जो केंद्रीय सरकार होती, और बाकी प्रांतों को जो है शक्ति मिलती। तो इसमें इसने जो है संविधान सभा का चुनाव करते हुए, आपको पता है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का चुनाव किया था। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा जो प्रांतीय सभाएं थी उनको 3 हिस्से में बांटा। तो उसने क ख ग 3 उसने एक तरह से हिस्सा बांट दिया था। तो जो क था उसमें हिंदू बहुल प्रांत थे, ख में मुस्लिम बहुल प्रांत थे और ग में जो मतलब पूर्वोत्तर के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे, असम वगैरह, उनको रखा गया था। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सरकार को थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर रखा गया था
और इसमें ये रखा गया था कि जैसे जो ख और ग है, जो ख और ग है उनको मतलब कभी भी इजाजत रहेगी स्वायत्त होने का, ठीक है। तो प्रांतों की जो इन खंडों या समूह को मिलाकर, अभी फिलहाल अभी ऐसे सोचिए कि उसने क ख ग बना दिए थे प्रांतों का ये जो समूह मिला करके क ख ग को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था, और एक माध्यमिक स्तर की कार्यकारी विधायी शक्तियां उनके पास रहती। क ख ग इन प्रांतों की इन खंडों के समूह को मिलाकर एक क्षेत्रीय इकाई गठित होती और उनके पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां होती, ठीक है। तो अब ये शुरुआत में सभी पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन ये देर तक नहीं चला क्योंकि सभी ने इस योजना के बारे में अलग अलग व्याख्या करनी शुरू की। तो लीग की क्या मांग थी कि समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग के पास संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए कि वो कभी भी संघ से अलग हो जाएंगे। तो फिर से वही बात हो गई कि अभी नहीं बंटवारा होगा तो बाद में हो जाएगा। तो ये तीन क ख ग तीनों समूह को मिलाकर एक संघ जो बनना था, जिसके पास शक्ति में केवल विदेश रक्षा और संचार होता, विदेश नीति रक्षा और संचार, और बाकी क्षेत्रीय इकाइयां अपने तरीके से स्वायत्त होती, अपना विधायी और कार्यकारी शक्ति मिलती उनको, पर ये समूहबद्ध रहेंगे, ये एक ही देश रहेंगे, समूहबद्ध होकर रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है मुस्लिम लीग क्या मांग रही है कि ख और ग के पास संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए, कि जब ये अलग होना चाहे ये संघ से अलग हो जाए। और कांग्रेस क्या चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए कि वो किस समूह में जाना चाहते हैं, ठीक है। और कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस बात से भी सहमत नहीं थी कि समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन गई तो समूहों से निकल जाने का भी अधिकार होगा। कैबिनेट मिशन ने कह दिया था कि अभी समूहबद्धता यानी ये समूह बनेगा इन तीनों का, और अभी अनिवार्य होगा, लेकिन एक बार जो संविधान बन गया तो आप निकल सकते हो, और उन परिस्थितियों में फिर नए चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रहा था उस समय, लेकिन उस समय अगर ये दोनों मान गए होते, ठीक है, तो विभाजन टल गया होता। पर कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन लगभग अपरिहार्य हो गया। अब और कोई विकल्प ही नहीं रहा, ठीक है। और कांग्रेस के ज्यादातर नेता अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे विभाजन को, केवल बस अबुल कलाम और गांधी जैसे नेता इसका जो है विरोध करते रहे। तो अब्दुल गफ्फार खां, गांधी, ये अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे, अंत तक। तो ये भी आपको कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि लास्ट तक कौन विरोध करता रहा, कौन कौन विरोधी थे विभाजन के। तो कैबिनेट मिशन ने विभाजन को बिल्कुल रद्द कर दिया था, मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया था अलग देश का, और उसने एक विकल्प दिया था। अगर वहां पर मुस्लिम लीग इस जिद पर नहीं आता कि ख और ग को कभी भी संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए, तो शायद बात खराब नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई विकल्प नहीं बचा और विभाजन अपरिहार्य हो गया। इसमें ब्रिटिश नीति कितनी जिम्मेदार रही अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ब्रिटिश नीति कितनी जिम्मेदार रही इसमें, भारत के विभाजन में ब्रिटिश नीति कितनी जिम्मेदार रही। तो देखो, मुझे तो ऐसा लगता है, हालांकि हम राष्ट्रवादी उससे देखते हैं नजरिए से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ
यही जिम्मेदार लगते हैं, क्योंकि भारत में ये पिछले कई सौ सालों से ये दोनों साथ में रहते थे, ये दोनों वर्ग साथ में रह रहे थे। दोनों वर्ग एक साथ रहते हुए तरक्की कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे से कोई असुरक्षा की भावना नहीं थी। भारत में धर्म परिवर्तन हुए पर दंगे नहीं होते थे, दंगे नहीं होते थे। ये दंगे कब शुरू हुए? तो औपनिवेशिक शासन में शुरू हुए ये दंगे। तो ये जो ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था, जिसको ये पता था कि अगर भारत में शासन करना है, लंबे समय तक शासन करना है, तो फिर एक नीति अपनानी होगी, और वो नीति ये होगी कि दोनों को, भारत में जो दो मुख्य समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनको अलग रखना होगा। अगर ये एक हो जाएंगे, जैसे 1857 के विद्रोह में हो गए थे तो समस्या हो गई थी, असहयोग आंदोलन में हो गए थे तो समस्या हो गई थी। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में ही, 1857 के विद्रोह से ये शुरू होता है, तो 1857 के विद्रोह में ये सबसे पहले चिढ़े मुसलमानों से, ठीक है, मुसलमानों से चिढ़े पहले। तो मुसलमानों को इन्होंने अलग किया, दिल्ली में इनके घर छीन लिए गए, रातों रात इनको, ये लोग डर के मारे अपनी कोठी छोड़ करके भाग गए, इनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, सेना में इनको संदेह की नजर से देखा जाने लग गया, और हिंदुओं को ज्यादा, ठीक है, हिंदुओं को ज्यादा वो दिया गया, ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा वैल्यू दी गई इस समय। पर धीरे धीरे इनको ये महसूस हो गया कि ये जो हिंदू तो बहुसंख्यक हैं, वो बहुसंख्यक है और उनको एक आत्मविश्वास भी है उनके भीतर, ये अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक हैं। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, और राष्ट्रवाद के उदय में जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन चल रहा था, यानी अपने एक तरह से ये कह लीजिए कि राष्ट्रीय चरित्र को दिखाने में, भारत की गरिमा, ठीक है, भारत की गरिमा को स्थापित करने में, अपने स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए ये दिखाना चाहते थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी कि भारत में, इन पश्चिम से ज्यादा ज्ञान भारत में था और पश्चिम से ज्यादा विकसित भारत था। तो उसमें फिर हिंदूवादी बातें हो ही जाती थी। तो उससे ये जो धड़ा था, ये थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहा था, इसको इन्होंने भांप लिया, और फिर इन्होंने इनकी असुरक्षा को, मुसलमानों की असुरक्षा को और उनकी इस भावना को और ज्यादा उभाड़ा, इनकी इस भावना को और भड़काया, और इनको, मुसलमानों को अपना हितैषी बनाया इन्होंने, दिखाया, बनाया नहीं दिखाया, मुसलमानों को अपना हितैषी दिखाया। और वो इसीलिए 1906 में जो एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में जाकर मिंटो से मिला और मिंटो ने आश्वासन दिया, तो वही मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा। तो ये शुरू से ही ये क्या करते रहे कि दोनों संप्रदायों को अलग रखा, इन्होंने अलग रखा, और इसीलिए अलग रखा कि ये अलग अगर मिल गए तो फिर 1857 की क्रांति कभी भूल नहीं पाते थे। और फिर इन्होंने जब ये मिले तो वो कमाल इन्होंने असहयोग में भी देख लिया, कि मिले तो फिर समस्या हुई। तो इसलिए हमेशा समय समय पर
ऐसी नीतियां लेकर के आते रहते थे जिससे ये दोनों संप्रदाय हमेशा अलग रहे। और ये जो संप्रदायवाद निर्वाचन मतलब संप्रदायवादी निर्वाचन की जो व्यवस्था की, इसने लोगों को अलग, एक लोगों के मन में ही एक अलग भावना भर दी। तो पृथक प्रतिनिधित्व का प्रभाव बहुत गहरा रहा, बहुत गहरा। ये इस पृथक प्रतिनिधित्व ने एक तरह से मन में एक विश्वास पैदा कर दिया कि अलग अलग, अलगाव का, एक तरह से कि अलग होंगे, अलग होंगे तो ऐसे ही ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे ही ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये जो है, ये अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किया था। शिमला में जो प्रतिनिधि मंडल मिला था मिंटो से, तो वो तो अपने लिए रियायतें चाह रहा था, अपने लिए सुविधाएं चाह रहा था, अपने लिए चाहता था कि हर जगह हम कम है तो मतलब मान लो कि एक सीट पर 20 लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें 5 मुस्लिम हैं और 15 हिंदूज हैं। तो उसमें हो सकता है कि उस एक सीट में वो एक सीट हमेशा हिंदुओं को ही मिले, क्योंकि वो 15 में ज्यादा संभावना है ना कि कोई ना कोई निकाल लेगा, कि 5 से संभावना निकलेगी। तो बस यही चीज, इसी असुरक्षा को खत्म करने के लिए वो कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए। तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने निर्वाचन व्यवस्था को ही अलग कर दिया। अब यहां पर निर्वाचन व्यवस्था की मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुना जाएगा। तो अब धीरे 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 ये यहां से अलगाववादी राजनीति शुरू हो गई और नेता भी इस तरह के निकल कर आ गए। इसी में अंग्रेजों ने जो, ये तो शुरू से वो करते आए, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति शुरू से करते आए, हमेशा संप्रदायवादी राजनीति किया उन्होंने। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वापस लौटने का इन्होंने जो समय सीमा का निर्धारण कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि आप यहां पर मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में कोई समझौता हो नहीं पा रहा है, और इन्होंने घोषणा कर दी, इन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे, आपका संविधान बने या ना बने हम भारत छोड़ देंगे। इसमें और जो है हड़बड़ तड़बड़ मच गया, इसमें मुस्लिम लीग और बौखला गई थी। और कांग्रेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिना संविधान बने, बिना अंतरिम सरकार बने अगर ये चले गए तो फिर क्या होगा। इसमें कांग्रेस ने अगर अभी मतलब लीग को मनाने की कोशिशों को छोड़कर वो अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। और इसमें भी इन्होंने क्या किया देखो, इसमें भी इन्होंने एक तो हड़बड़ी में इन्होंने भारत छोड़ने की वो कर दी, घोषणा कर दी। और इस घोषणा के पीछे मतलब ये भी था कि भारत में जो अराजक स्थिति प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद जो शुरू हो गई थी, अंग्रेजों ने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। यही भीष्म साहनी की तमस में मैंने देखा था, उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया, जबकि अगर वो ऐसा करते तो दंगे रुक सकते थे। वो दंगों को चुपचाप देखते रहे, लोगों का प्रतिनिधि मंडल उनसे जाता था, राष्ट्रवादी लोगों का मिलता था, कहता था कि कर्फ्यू लगा दीजिए शहर में, नहीं लगाया, एकदम चुपचाप बैठे रहे। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, ये चुपचाप बैठे रहे। तो इन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया, जबकि उस समय तक एक तरह से भारत पर इनका शासन था, ठीक है। और वापस लौटने का समय इन्होंने निर्धारित कर दिया कि हम चले जाएंगे। और उस समय जो है दोनों में जो मतभेद चल रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, अंग्रेजी सरकार यहां पर सोच रही थी
कि क्या करे, मुस्लिम लीग के सम्मिलित होने का इंतजार करे या योजना को काम चलाऊ रूप से कार्यान्वित करे और केवल कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार की स्थापना करे। इसके लिए फिर उसने मुस्लिम लीग से कोई बातचीत नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। और लास्ट में इन्होंने फिर कांग्रेस को ही साथ लेकर चलने में इन्होंने अपना हित समझा। ब्रिटेन सरकार को यह विश्वास था कि कांग्रेस के साथ सहयोग करने से आने वाले समय के लिए हितकारी होगा। ठीक है, बेवल लीग को साथ लेकर चलना चाहते थे, पर ब्रिटेन की सरकार को ये विश्वास था कि कांग्रेस थोड़ी उदारवादी है और इसको साथ में लेकर चलेंगे तो आने वाले समय के लिए ये लाभदायक रहेगा। और इसी नीति के तहत उन्होंने जो है अंतरिम सरकार बनाने का कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया। जबकि यहां पर भी वो कुछ ऐसा एक ऑल्टरनेट, एक विकल्प लेकर आना चाहिए था। मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, पर इन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू को न्योता दिया और 2 सितंबर 1946 को इंतरिम सरकार का गठन हो गया। तो जिन्ना और लीग को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सरकार की स्थापना ब्रिटिश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत किया, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, कि अब तक जो मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण की नीति पर वो चलते आए, मुस्लिम लीग को तुष्ट करते रहे, वो वहां पर मतलब ये अंग्रेजों की जो तुष्टीकरण की नीति थी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा विभाजन में। अब इतने सालों से तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर पहली बार जिन्ना के दावे को नजरअंदाज कर लीग की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक समझौता किया जा सकता है, ये पहली बार अंग्रेजों ने साबित कर दिया और जिन्ना गलत हो गए। तो यहां पर फिर वही फूट डालो राज करो, फिर वही है। ये देखो, ये दंगों के समय का है, हाथों में कुल्हाड़ी, डंडा, कुदाल, फावड़ा लेकर ये पब्लिक जा रही है। अब इनके सामने जो मिलेगा ये मारते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जिन्ना ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई का वो दिया, इनकी प्रत्यक्ष कार्रवाई का भी काफी असर रहा। मुसलमानों को जो इन्होंने ये कहा कि जाओ अपना पाकिस्तान ले लो, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई का क्या प्रभाव रहा, तो इसने एक तरह से मतलब आप उस समय के लोगों को हिला दिया, आप ये समझ लो। 16 अगस्त 1946 को यह आह्वान किया था उन्होंने और एक नारा लगाया गया कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, और लोग सड़कों पर उतर गए। और जो मुस्लिम बहुल प्रांत था उसमें हिंदुओं को काटा जाने लग गया। प्रतिक्रिया में जो हिंदू बहुल प्रांत था वहां पर मुसलमानों को काटा जाने लग गया। मतलब और इस तरह से जो सांप्रदायिक दल थे उन्होंने इस सांप्रदायिक आग को और हवा दी। तो इस समय बंगाल में 16 वर्दी के नेतृत्व में लीग का ही मंत्रिमंडल था, लीग का ही। ठीक है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन इस मामले से उदासीन रहकर सांप्रदायिक वातावरण को और बिगड़ने दिया। लीग का ही मंत्रिमंडल था और लीग चाहती तो बंगाल में सबसे खराब स्थिति थी, बंगाल में इसको नियंत्रित करती, पर लीग को उससे कोई लेना देना नहीं था। और ये जो दंगे हुए, इन दंगों से बचने के लिए ही
कांग्रेस ने हड़बड़ी में विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया, तो इसमें सबसे पहला कारण यही आता है कि जो भीषण दंगे चल रहे थे देश में, सबसे प्रमुखता जो वो था, कांग्रेस की जो प्रमुखता थी वो थी इन दंगों को रोकना। और इंतरिम सरकार में भी बहुत नाटक हुआ था। पहले मुस्लिम लीग ने इनकार किया, फिर वो दोबारा आई, फिर वो आई, पर आई तो वो किसी इस कमिटमेंट के साथ नहीं आई कि वो प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक देगी। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि अब और कोई विकल्प बचा भी नहीं था। और अंग्रेजी सरकार अब इस पर कुछ और ज्यादा करना नहीं चाहती थी। कैबिनेट मिशन जा चुका था, बेविल को बुला लिया गया, उनके जगह पर माउंटबेटन को भेज दिया गया, और माउंटबेटन को कह के ही भेजा गया था कि वहां पर जाकर देखो और विभाजन होता है तो कर दो, और विभाजन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी डिस्कस किया मैंने और आप लोगों को सारा एंगल समझ में आया होगा। विभाजन के जितने भी एंगल्स थे, कोण थे, वो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 10 दिसंबर से इतिहास का नया बैच शुरू हो रहा है, यानी कल सुबह 11 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। तो जितने लोग भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो आए और ज्वाइन करें। समाजशास्त्र का भी नया बैच शुरू हो जाएगा इस महीने से, अभी उसका डेट मैं नहीं दे रही, पर जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, आंसर राइटिंग करते हुए चैप्टर वाइज पढ़ने से पहले। तो आप जब तक ये मेरा बैच शुरू होगा मंथ एंड तक, तब तक आपको दिखने लग जाएगा कब से शुरू हो जा रहा है। तब तक आप आकर एनसीईआरटी वाला कोर्स कंप्लीट कर लो। बाकी जीएस पेपर चल रहा है सभी बैच के लिए, तो एनसीईआरटी से शुरू कर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के आधार पर। तो मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, जिसमें फैक्ट्स भी नोट करते चले जाएंगे, जहां से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चैप्टर वाइज चलेगा, साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। और बाकी हिस्ट्री सोशियोलॉजी तो ऑप्शनल है ही, रिंकू लाइव कोड आपको यूज करना है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोग को ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।